नमस्कार साथियों, इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आज की जो हमारी टॉपिक है वो है व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ एडवांटेज या मैक्सिमम एडवांटेज होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, उससे पहले इकोनॉमिक्स का यूज क्या है। इकोनॉमिक्स का यूज क्या है का मतलब है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि हम हमारे पास जो भी वेल्थ है, जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो भी धन है, उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज करें, किस प्रकार से हम उसको उपयोग बनाएं जिससे हमें उससे मैक्सिमम एडवांटेज हो, मैक्सिमम लाभ हो। जैसे दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम आपको संतुष्टि मिले। और अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, अगर आप एक उत्पादक हैं तो आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए कि जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एवज में आपको मैक्सिमम एडवांटेज हो, मैक्सिमम लाभ हो। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट के प्रेफरेंस में देखें तो गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसका इस प्रकार से यूटिलाइज करें कि जनता को उसका डायरेक्ट एडवांटेज मिले। चाहे वो डायरेक्ट एडवांटेज मिले, चाहे वो इनडायरेक्ट एडवांटेज मिले, बेसिकली मिलना जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संतुष्टि होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का मोटिव होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या समझाता है। इकोनॉमिक्स हमें यही समझाता है कि हमें अपने धन को किस प्रकार से एडजस्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है उसके सेक्टर कितने होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 3 टाइप्स के हैं। 3 प्रकार की इकोनॉमिक्स के सेक्टर होते हैं, 3 प्रकार के अर्थशास्त्र के क्षेत्र होते हैं। जिसमें से पहला जो सेक्टर है वो होता है प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र। और जो दूसरा सेक्टर होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, जो होता है द्वितीयक क्षेत्र। और जो तीसरा सेक्टर होता है वो होता है तृतीयक क्षेत्र, इसको हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। अब बात करें कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, और सेकेंडरी में क्या आते हैं और टर्शियरी में क्या आते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये जो प्राइमरी सेक्टर है, इस प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट बिलोंग करता है वो ग्राउंड लेवल से, ज़मीनी स्तर से। मतलब ऐसे सभी चीज़ें, ऐसे सभी वस्तुएं जो ज़मीन से, जो क्या करते हैं, नेचर से बिलोंग करती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। जैसे मैं आपको समझा पाऊँ तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि प्राइमरी सेक्टर में जैसे आप देखे होंगे कि एग्रीकल्चर आता है, कृषि आता है। कृषि क्या होता है, डायरेक्ट वो नेचर से बिलोंग करती है। और अगर हम बात करें लकड़ी की, जिसको हम बोलते हैं वुड, तो क्या करें, लकड़ी भी डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें जो डायरेक्ट नेचर से, जो डायरेक्ट प्रकृति से बिलोंग करती हैं, डायरेक्ट नेचर से बिलोंग करती हैं, संबंध रखती हैं, उसको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। और बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी प्रोडक्शन या जितनी भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं, मतलब जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में होता है उनका यूज करके सेकेंडरी सेक्टर में यूटिलाइज किया जाता है। जैसे इसको मैं अगर दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो देखिए कुछ इस तरह से है। जैसे मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्टर से मैंने लकड़ी को क्या किया, लिया, और इस लकड़ी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कुर्सी बनाते हैं, मतलब फर्नीचर बनाते हैं। और क्या करते हैं, कुर्सी बनाते हैं। और मान लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा कोल माइंस है या फिर कोयला आपने सुना होगा, वो भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ही आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो नेचर से बिलोंग करती है, वो ज़मीन से बिलोंग करती है। तो हम क्या करते हैं, उस कोयले का यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसको हम किस में रखेंगे, इस सेकेंडरी सेक्टर में रखेंगे। और बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की, और बेसिकली जिसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर में क्या होता है, इस सेक्टर में जितनी भी प्रकार की सर्विसेज होती हैं, लाइक बैंकिंग हुआ, बीमा हुआ और टीचिंग हुआ, मतलब एक्सेट्रा वगैरह, तो ये सब कहाँ आती है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में अंतर्गत आती हैं।
तो ये रहा इकोनॉमिक्स का सेक्टर, जिसके हमने आपको बताया 3 प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है और टर्सरी में क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अर्थशास्त्र है उसके संगठन क्या हैं, कितने संगठन होते हैं, और कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे शायद। तो हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का संगठन क्या है? इकोनॉमिक्स संगठन भी 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें बेसिकली जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं पूंजीवादी, और जो सेकंड है वो होता है समाजवादी, और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं मिश्रितवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसको ऐसे समझें कि जो फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने तो सारी चीज़ें बता दी लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था नहीं समझाया। तो आपको इस वीडियो के आखिर में आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों के बारे में अंतर बता दूंगा। तो जो दूसरा मैंने आपको बताया वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जो तीसरा है वो है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसके अंतर्गत, पूंजीवादी के अंतर्गत ये आता है कि जितने भी निजी स्वामित्व की चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिन पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर उस पर किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य होता है, मतलब कोई एक व्यक्ति उस पर अधिकार जताता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसा कि आज अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका का जो भी वस्तु है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उस पर क्या करता है, उसका निजी है, उसका निजी हक है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड टाइप्स की, जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेसिकली क्या होता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य या एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरे समाज का अधिकार होता है। और बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड में क्या है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को मिलकर के बनता है। अब आप ध्यान से समझिए। और तीसरा जो चैलेंजिंग है, तीसरा जो पार्ट है वो चैलेंजेस है। मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इसको हम एक गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में लेना चाहेंगे कि चैलेंजेस किस प्रकार के आते हैं। जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि अगर एक गवर्नमेंट है, वो इकोनॉमिक्स टर्म में किस प्रकार के उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, समझिए कैसे। जैसे गवर्नमेंट है तो वो चाहती है कि उसकी जनता, उसकी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को उसके द्वारा जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उस अवेलेबल रिसोर्सेज से वो जनता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे दे। ये चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैं दूसरी भाषा में अगर बताना चाहूँ आपको, तो जैसे देखिए, आप देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनता को बेसिकली चाहिए ही चाहिए होती है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक नीड्स। वो एग्जांपल समझिए, जैसे कि जनता को क्या चाहिए, बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स जिसको बोलते हैं। आप ऐसे सुने होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास, ये होती है बेसिक नीड्स। किसी भी पॉपुलेशन में बेसिक नीड्स होती है। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये उनको पॉपुलेशन को देनी ही देनी है, ये उनके सामने चैलेंज होती है। और दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो पॉपुलेशन को चाहे दे चाहे ना दे, वो बेसिकली वो नेसेसरी नहीं होता है। जैसे टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, तो गवर्नमेंट इसको चाहे दे चाहे ना दे, लेकिन उनके सामने ये भी चैलेंजेस होते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ों को पूरा करना गवर्नमेंट का ये ड्यूटी बनता है। तो हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो इस तरह के गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस आते हैं। और कुछ अगर एक कंज्यूमर है, उसके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रोड्यूसर के सामने भी चैलेंजेस आते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर एक कंज्यूमर है, उसके सामने किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं। मान लीजिए उसके सामने इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए उसके पास 100 रुपीज़ हैं। 100 रुपीज़ में उसके पास छोटी सी फैमिली है, उसको चलाना है, सर्वाइव करना है उसकी फैमिली को। तो क्या करता है, उस 100 रुपीज़ में उसको बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने रहते हैं। बहुत सारे उसको ऐसे आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं जो उसको 100 रुपीज़ में ही करने होते हैं। इस प्रकार वो इस प्रकार के चैलेंजेस को फेस करता है। इकोनॉमिक्स ये समझाता है कि आप इस 100 रुपीज़ को किस प्रकार से यूटिलाइज करें कि आपके जितने भी ड्यूटी हैं, जितने भी आपके कर्तव्य, आर्थिक गतिविधियाँ जो आप अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। और अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, तो प्रोड्यूसर को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी उनके भी फेस करने के मिलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो उनको भी देखने को मिलते हैं। जैसे क्या,
जैसे प्रोड्यूसर होता है उसको मेंटलिटी बनी रहती है कि हमें मैक्सिमम गेन करना है, तो क्या करता है, उसके सामने चैलेंजेस किस प्रकार से आते हैं। उसको पहली बात तो ऐसे जगह पे वो अपनी इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करेगा जहाँ से वहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी हो, जिससे उसके प्रोडक्ट को सेल किया जा सके और उसके पास जो भी रॉ मटेरियल है वो उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट होता है वो भी आसानी से उसको मिल जाए। इस प्रकार के चैलेंजेस को वो फेस करता है। तो इस प्रकार की सारी गतिविधियां हैं, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए। इन लेक्चर के माध्यम से, इस छोटे से सेशन के माध्यम से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट में आपको थोड़ा सा मैं टिप्स देना चाहूँगा। जो इकोनॉमी है और इकोनॉमिक्स है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इकोनॉमी है और इकोनॉमिक्स है, इन दोनों में रिलेट ये है कि जो इकोनॉमिक्स है वो थियोरेटिकल बेस्ड होती है, और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहूँगा। ये है आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक, और ये है आपका इकोनॉमी। इन दोनों में बेसिकली अंतर है। जो इकोनॉमिक्स है ये थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, और जो इकोनॉमी है ये उस थ्योरी को एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे ऐसे समझिए, जैसे इकोनॉमिक्स में कोई थ्योरी पढ़ते हैं, उस थ्योरी को पढ़ने से क्या होता है, वो इकोनॉमिक्स में टर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर उस थ्योरी को हम एक्चुअल में लाइफ में क्या करें, इम्प्लीमेंट कर दें, तो हो जाएगा इकोनॉमी। अगर हम बात करें केवल इकोनॉमी की, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करें, आपने सुना भी होगा, अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी आपने सुना होगा, रशियन इकोनॉमी सुना होगा, और अमेरिकी इकोनॉमिक सुना होगा। तो अगर केवल इकोनॉमी ही ले तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई शब्द जुड़ा रहता है। आई होप आपके इस छोटे से सेशन में आपको इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए इसका मतलब समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ साझा करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।